तो बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन में इसी फॉर्मूले का बहुतायत यूज होता है। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर ये फार्मूला आता कैसा। जब अगर फार्मूला निकालना हम सीख जाएंगे तो कई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जहाँ हमें डाउट होते हैं वो डाउट रहते ही नहीं हैं। तो वो बहुत सिंपल है। मान लिया आपके पास दो वेक्टर हैं, सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी। अब इसकी डायरेक्शन का मान लिया जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप है और इस बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो बी कैप है। तो अब एक प्रॉब्लम है कि हम इन दोनों वेक्टर्स को भी हम लोग डीसी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप इसको लिख दीजिए। जैसे कोई वेक्टर है आप इसको लिख सकते हैं एल आई एम जे और एन के। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 जानते हैं। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, वो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया, 1। तो ये तरीका था कि किसी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को एल आई एम जे और एन के फॉर्म में लिखने का। तो ये कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं थी, बहुत सिंपल सी थी। तो आपसे आप यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसको पहले वाले को L1i M1j और N1k मान लेते हैं और बी वाले को L2i कैप M2j कैप और N2k कैप मान लिया। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उनके बीच का एंगल ए डॉट बी 1 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ गया, ए डॉट बी करेंगे तो इन दोनों का जब हम डॉट करेंगे तो क्या आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये हो गया दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि हम कहें कि वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 90। तो कॉस 90 जीरो हो गया। तो ये कंडीशन होगी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर के। इसी तरह की कंडीशन जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया कि जब दो वेक्टर क्या है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसी तरह से अब अगर मान लो कि ये वेक्टर ए और बी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए जैसा कि हमने वेक्टर्स में पढ़ाया था कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो हम एक वेक्टर को दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ए इक्वल टू लैम्डा बी। तो यहाँ पर यूनिट है तो हमने यूनिट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ए कैप इज इक्वल टू लैम्डा बी कैप। ठीक है, तो ये बन गया L1i कैप M1j कैप N1k कैप इज इक्वल टू लैम्डा L2i कैप M2j कैप प्लस N2k कैप। ठीक है, अब इसको कंपेरिजन कर लेते हैं आई वालों को। तो आई के कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से L1, यहाँ से लैम्डा L2। तो इट मीन्स क्या रिजल्ट आया, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली M1 इज इक्वल टू लैम्डा M2। तो क्या रिजल्ट आता है, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली आ जाएगा इसी तरह से N1 अपॉन M2 इक्वल टू लैम्डा। तो जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, मीन्स वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो क्या कंडीशन होगी कि L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई M2। इसमें चाहे तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला भी निकाल लीजिए, लेकिन वो बड़ा टीडियस आता है। वो आता है अंडर रूट M1 N2 का होल स्क्वायर माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा की फॉर्म में चलता है। उसमें लेग्रांज आइडेंटिटी भी यूज होती है। तो उतना टीडियस हम नहीं जाते, हम सिंपल यहाँ से इस तरह की टेक्निक से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसी में ये तो थे अगर डीसी की फॉर्म में। अगर यही डीआर में होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करते हैं डीआर को डीसी बना लेते हैं। तो जहाँ ये फॉर्मूला था वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर माना यही फॉर्मूला डीआर की फॉर्म में होगा तो क्या होगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपने इसको ही मान लिया A1i कैप B1j कैप C1k कैप। तो ये तो था। अब इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बनाना, देखो ये आपके डीआरस हो गए, इनको डीसी बना लो। L1 क्या हो जाएगा, A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। M1 इज इक्वल टू इसको लिख दिया B1 अपॉन, अब की बार ऐसा करते हैं सिग्मा यूज कर लेते हैं, चलो सिग्मा नहीं भी करो, इसी फॉर्मूले को फिर लिख दिया अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। सिमिलरली N1 C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। इसी तरह से जो दूसरा वेक्टर B होगा तो उसके लिए मान लो A2i कैप B2j कैप C2k कैप। तो वहाँ पर A2 अपॉन अंडर रूट
A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सीखे थे टेक्निक। M2 इज इक्वल टू B2 अपॉन सेम वही चीज़ आ जाएगी ये वाला टर्म, और N2 इज इक्वल टू C2 अपॉन सेम यही वाला टर्म अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इनके बीच का कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो L1 L2 ये L1 ये L2, A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब देखो ये टर्म तो सबके डिनोमिनेटर में आएगा, तो सीधे सीधे इसको कंबाइन करके ऐसा लिख देते हैं। तो बच्चों ये हमने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना सीखा था, जो कि बहुत टीडियस टॉपिक होता था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे।